शुरुआत हम करेंगे इस चीज को लेकर के कि जो अभी भाजपा ने समीकरण बैठाने की बात की, 80 में 80 सीटें प्रदेश में जीतने की बात की, उस सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं शिवाजी राय के पास। शिवाजी राय से सीधा सवाल करते हैं कि भाजपा जो ये कह रही है कि हम 80 सीटें लोकसभा चुनाव में 2024 में जीतेंगे, तो ये दावा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है? शिवाजी राय। भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने 24 घंटे चुनाव के मोड में रह रही है और आज से नहीं रह रही है। जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तभी से लगातार वो चुनाव ही लड़ती। वो देश का कोई काम उनके जिम्मे नहीं है। जनता के सवाल जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो कारपोरेट लूट है, जो महिलाओं का सवाल है, जो छात्रों की फीस वृद्धि का सवाल है, उस पर कभी चर्चा नहीं करते। वो लगातार कारपोरेट मीडिया को अपने साथ में लेकर के सिर्फ चुनाव पर बहस कराती रहती है और उनकी रोज तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि वो तैयारी लगातार होती रहती है। वो तैयारी करते रहते हैं। तो उसको अलग रखा जाए कि वो कल का 2-3 दिन पहले कार्यकारी की बैठक हुई, बल्कि बनारस से उनके अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। गाजीपुर और बनारस कहाँ कहाँ गए थे, तो उनका प्रचार 24 घंटे चला। यानी एक ऐसी सरकार देश में बनी है जो 12 महीने जनता के सवालों पर बहस नहीं करती, वो बल्कि रेगुलर चुनाव प्रचार करती रहती और नए नए तरीके से कार्य अब शुरू करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री हो उनके या मुख्यमंत्री हो, वो रेगुलर चुनाव लड़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है 2022 का, 2022 में जो उनकी सीटें 350 आई थी, वो घट करके 250 पर सीट रह गए, 255 सीट पर रह गए। उसमें अलायंस में उनके अलायंस के लोग भी उसमें शामिल थे, उन सीटों में शामिल थे। तो इससे साफ होता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें खोया। विधानसभा के चुनाव में लगभग 100 सीटें खो दिया उन्होंने, और वो भी 127 सीटों पर 30 वोट से लेकर के 30 वोट से लेकर के और उन्होंने 900 वोटों तक 127 सीटों पर जीत हासिल किया है। तो माना जा रहा था कि कलेक्टरों ने घोर बेईमानी करके उनको सीटें इतनी जितवाई, ये घोर बेईमानी हुई। दूसरी चीज, चुनाव में जो बड़ी बेईमानी हुई कि जो घर घर जाकर जो लोग वोट नहीं डालने गए और जो एम्प्लॉय थे, उनके घर से जाकर वोट लिया गया। तो घर से जाकर वोट लिया गया, तो कैसे वोट लिया गया सभी लोग जानते हैं ये बात। अब उत्तर प्रदेश का जो 80 सीट है, पिछली बार लोकसभा में सीटें उनकी कम हो गई। लोकसभा में सीटें कम हुई, 14 के बदले 19 में सीट उनकी घट गई। तो 80 सीटें पाने का उनका दिवा स्वप्न है। हम लोग पहले से कयास लगा रहे थे 19 के बाद ही कि सरकार मिड सेशन में गिरेगी। हमने कहा भी था इस बात को, लेकिन सरकार कैसे चल रही यह देखना जरूरी है कि राज्यों की सरकारें कैसे गिराई गई एजेंसियों को लगा कर, और सरकारों को गिरा करके जो ध्वंस पैदा किया गया और जनता में एक मैसेज दिया गया कि ये सरकार एक ऐसी है जो किसी भी सरकार को गिरा सकती है, जीती हुई सरकार को गिरा सकती है। 2 दिन पहले खड़गे साहब का बयान आ रहा था, वो बोल रहे थे पठानकोट में। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरी 6 सरकारें लूटी है, चोरी किया है, लूटी है, क्या कहा जाएगा। अभी तक संपत्ति की लूट होती थी, लेकिन ये एक ऐसी सरकार बनी है मोदी की सरकार, जो सरकारों को लूट रही है, सरकार ही लूट लेती है। तो ये पूरा देश देख रहा है। और जो दुनिया में डंका बजा है, तो डंका का हाल देखे आप कि जब उन्होंने जाकर कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, तो ट्रंप हार गए। अब दुनिया के परिदृश्य में अगर जो भारत को रखा जाए, देखा जाए दुनिया के परिदृश्य में जाकर के, तो ट्रंप के खिलाफ जो महाभियोग आया था, ट्रंप के खिलाफ जो पार्लियामेंट में उनके सीनेट में महाभियोग आया था, और वो इस बात का महाभियोग था कि आपने विदेशी शक्तियों की मदद लिया, ये बात आई थी वहां पर। और आज जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और इनकी सरकार हारी थी, और रूस ने मदद किया था, ट्रंप की मदद किया था। ट्रंप कह रहे मुझे मालूम नहीं था। तो दुनिया की जो ताकतें हैं, आज उनकी स्थिति उनकी नजर भारत पर है कि भारत में कौन सी सरकार रहनी चाहिए। एक बात बहुत साफ खुल के आ रही है कि कौन सी सरकार रहनी चाहिए। तो क्या पेगासस से सरकार बनाई जाएगी, बिगाड़ी जाएगी, ये भी देखना होगा, जरूरी है देखना। जोगी जो ये बात कह रहे हैं 80 सीटें लेना है, और उनकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हो
या मोदी जी कह रहे हो या उनकी पूरी पार्टी कह रही हो, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है, उनके कहने का आधार कि सारी एजेंसियां मेरे पास हैं, हम डिक्लेयर करा लेंगे 80 सीटें। एक ही रास्ता बचता है उनके पास, और कोई रास्ता तो नहीं बचता है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। यह देश की आज तक किसी सरकार ने नहीं कहा होगा, आज तक के चुनाव में बड़ी ताकतवर सरकार इंदिरा जी की रही है, बड़ी ताकतवर सरकार नेहरू जी की रही है, राजीव जी की बड़ी ताकत सरकार 416 सीटें जीत के आई थी। इनको अब इनको वो काई हो रहा है, गांव का वो काई हो रहे हैं, मैंने अपच हो रहा है इनको। 303 सीट पाए हैं देश में, और कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है। ये कौन कह रहा है? 303 की सीट की सरकारें बहुत मजबूत होती है क्या? 38 पार्टियों से चुनाव लड़े थे मिलकर, 38 पार्टियां थी। उत्तर प्रदेश का जो उनकी सीट आई थी उसमें राजभर उनके साथ थे, उनके साथ जो अनुप्रिया पटेल थी, कई दल उनके साथ खड़े हुए थे, तब उनको जो है जो सीट मिली थी। आज उनके साथ कोई अलाई नहीं है। तमिलनाडु में उनके लाई चले गए, बिहार में उनके सारे लाई चले गए, बंगाल में लाई चले गए, मध्य प्रदेश में उनके लाई चले गए, दिल्ली के लाई छोड़ दिए साथ, पंजाब के लाई साथ छोड़ दिए, देश में सारे लाई चले गए। जिन एलआई के भरोसे वो 303 सीटें जीती थी, एक वोट भी उनका मिला होगा तो प्लस किया, तो सबका हक लूट करके, सबका वोट लूट करके इन्होंने कहा अब अकेले बीजेपी बहुमत में आ गई है। अब एनडीए का नाम नहीं लेते, ये बीजेपी का नाम लेते हैं। ये साफ देखा जाए कि मैसेज है इनका धोखाधड़ी है, और उसी तरह का जो कारपोरेट मीडिया उनके साथ है। तो क्या सरकारें लूटेंगे? अभी तो 9 राज्यों का जो चुनाव होगा 2023 में, इससे पता चलेगा। और 22 के चुनाव में कितनी सीटें खोया इन्होंने, 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितना सीटें खोया, और 30 वोट से चुनाव जीतना। मैं चुनावों के बारे में बेहतर जानता हूं कि 30 वोट और 300 वोट और 3000 वोट और 5000 वोट कलेक्टर कैसे लूट लेता है, कैसे बिहार में भी सर्टिफिकेट देने के बाद वापस करवाया गया, यहां पर भी वोट लूटा गया कैसे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए इनका धोखाधड़ी है। असली बात है कि अगर जो चुनाव 1 साल है, इन्होंने बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की। 1 साल चुनाव है, 24 से चुनाव है और मई में चुनाव होगा। 1 साल 2 महीने बाद चुनाव होगा, 1 साल बचा हुआ है इनके पास। इन्होंने बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की। छात्रों की फीस बढ़ी है, 500% फीस बढ़ी है, और इलाहाबाद में 4 महीने से छात्र जो है धरने पर बैठे हैं, बीएचयू में छात्र धरने पर बैठे हैं। अभी नया आया हुआ है कि कहा गया कि बीएचयू में अर्बन नक्सल एंट्री कर गए हैं, काशी विद्यापीठ में अर्बन नक्सल इशू कर गए, एंट्री कर गए हैं। वहां जो तिब्बती संस्थान है उसमें अर्बन नक्सल चले गए। आजमगढ़ में किसानों की जमीन लूटी जा रही है, उनसे सहमति नहीं ली जा रही है। नया जो 2013 का कानून है, जो जमीन का अमेंडमेंट हुआ लैंड एक्विजिशन 1894, तो उसके हिसाब से उनको मुआवजा नहीं कहीं मिल रहा है। गाजीपुर में जो रोड निकल रही है, सड़क निकल रही है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। और आजमगढ़ में 8 गांव उजाड़े जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ का आंदोलन अर्बन नक्सल एंट्री किए हुए हैं। तो अर्बन नक्सल एंट्री करने का मतलब है कि 2024 के चुनाव आते आते इनको पूर्वांचल में यूएपीए लगाना लोगों के ऊपर। ये उस पर बहस नहीं करेंगे कि आजमगढ़ की जमीन जो लीज छीनी जा रही, क्यों छीनी जा रही है, वो पीपीपी मॉडल किसके लिए है। इन्होंने अभी कहा कि अभी जो जीरो ग्राउंड वो जो ब्रेकिंग सेरेमनी है, इन्वेस्टमेंट होगा। पिछले बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ कितना हुआ, क्यों नहीं हिसाब दिया उन्होंने। तो ये जो विनिवेश और निवेश, मैंने सरकारी संपत्ति बेचने का काम और दुनिया के देशों से निवेश कराने का नाटक, इस नाटक के बदौलत वोट नहीं मिलने वाला है। गांव में इनकी स्थिति खराब है। और मैं अभी बलिया के और देवरिया के साथियों से बात किया लगातार, और आजमगढ़ साथियों से बात किया। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, वो कारपोरेट मीडिया के बाकायदे नकारने के बाद, यानी अखबारों के नकारने के बाद, गांव गांव में खबरें हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि इसने त्रस्त कर दिया है, तो उस जो फटे हाल जिंदगी आम आदमी की है, उसका भरोसा कैसे जीतेंगे? क्या कारपोरेट मीडिया के भरोसे जीतेंगे क्या? ये संभव नहीं है। इनका ढलान शुरू हो गया है। और मैं बड़ी बात हो जाएगी अगर जो पेगासस और ईडी, आईबी, सीबीआई और तमाम चुनाव आयोग नहीं होता,
इनकी सरकार मिड सेशन में मोदी जी की जाती, बहुमत से कितनी सीट ज्यादा इनकी है। और इनके यहाँ जो सीट जीते हुए कौन लोग हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी कैडर के लोग हैं? एक भी वो कैडर के लोग नहीं है, सब बाहरी लोग हैं। और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं 6 महीना और, सारे लोग की इंतजार कर रहे हैं कि 6 महीना बाद वो सब निकल के चले जाएंगे। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 80 सीट जीतने का, ये दिवा स्वप्न है, इनको समझना चाहिए। और जी। देश में जो अभी हम बड़ा अभी अलायंस अभी बन रहा है, अभी हम पहले से बन रहा है। अभी हम ये होता है गठबंधन पे लौटे। बिहार अभी में हम जो सीटें गठबंधन पे जीती लौटे। थी, आधा मिनट, बिहार में जो सीटें जी। जीती थी, जी। जिन एलआई लोगों के भरोसे जीती थी, क्या एक भी एलआई उनके साथ है? नहीं है। तो 303 सीटें उनको एलआई के भरोसे आई थी। 303, 303, ये समझ रहे हैं कि कारतूस है। तो 303 कारतूस अब खत्म हो गई है, उससे काम नहीं चलेगा। और अमित शाह ने कहा था कि 303 सीट, तो चुनाव आयोग ने 303 दिया। तो क्या वही सपना देख रहे हैं क्या, जो 80 मांगेंगे हम, जोगी मांगेंगे तो 80 मिल जाएगा क्या? तो चुनाव आयोग ही इनको दे सकता है 80 सीट, बाकी ये कहीं नहीं पाने वाले हैं। और ये जमीन पर आगे इनकी बेचैनी बता रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा और तमाम जी। किसान आंदोलन, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी किया, तमाम मांगे मानी, ऑन पेपर उन्होंने लिखित में दिया एमएसपी लागू करने के लिए, लखीमपुर के जो किसानों की हत्याएं किया उन कार्रवाई करने के लिए, उनको जो है, जो हमारे 750 किसान मरे, उनको जो कंपनसेशन देने की बात कही, बिजली का बिल वापस लेने की बात कही, एक भी किसानों की बात नहीं मानी। तो क्या जी। किसानों का वोट मजदूरों का कानून के खिलाफ बनाए हुए हैं? एक कानून उनके खिलाफ बना करके उनका हक लूट करके सरकार बनाएंगे? हमें नहीं लगता, 100% मैं कह रहा हूं। मोदी जी जान रहे ठीक से कि उनको कौन जितवाता है और जोगी को कौन जितवाया है। ये देश के कारपोरेट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, गुजरात का चुनाव क्यों नहीं हिमाचल पास किए? 27.5, 37% वोट यूपी में अखिलेश को मिला, और इनको 39%, 1.5% वोट का अंतर था। यही अंतर जी। हिमाचल में था, हिमाचल में 1% का अंतर था, और यूपी में बड़ा जीत हासिल कर लिया। ये इनका खेल जो चल रहा है वो खत्म हो चुका है, और जी। एजेंसियां उनकी काम नहीं करेंगी। अब जनता सतर्क हो गई। अभी तो जनता समझ रही थी कि मोदी प्रभावशाली है, और जनता जान गई है कि अब एजेंसियों के बदौलत ऐसा हो रहा है, इसलिए अब सतर्क हो रही है। ठीक। जी। जी जी। अ, अभी हम जाति समीकरण और ये तमाम आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक बहुत सीधा सा सवाल है कि अखिलेश यादव ने अभी पीछे कहा था, जैसे खबरें आ रही थी कि वो बजट के बाद मैदान फील्ड में निकलेंगे। इधर अभी रामचरितमानस को लेकर के एक विवाद जो बिहार से शुरू हुआ था वो अब उनकी पार्टी में आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया उसको लेकर के, जिसको पाबंदी की उन्होंने बात की रामचरितमानस को लेकर के। दूसरा, समाजवादी पार्टी के ही कई विधायकों ने अखिलेश यादव से यह बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी नहीं है और इनका जो बयान है वो 2024 में नुकसान करेगा। तो एक तो पहले ही समाजवादी पार्टी संकटों से जूझ रही थी, वो चाचा से लेकर के, और पहले पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले वो पिताजी और चाचा के बीच में फंसे थे, अब किसी तरीके से परिवार एक हुआ है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो है वो विपक्ष को और ज्यादा कमजोर करके और भाजपा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक नहीं हो रही हैं? शिवाजी राय। देखिए, ये बात जो है स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान से और बिहार में वो चंद्रशेखर के बयान से, ये राजनीति को बहुत प्रभावित नहीं कर रहा है। उनका स्टैंड हमेशा रहा, स्वयं प्रसाद मौर्य जब विधानसभा में, जब राम के सवाल पर आया कि जब हरिजन लोगों को राम लिखना चाहिए, इस वक्त एक चर्चा हुई आई थी, और वो विपक्ष के नेता थे उस दौर में, ये उस समय की 2007 की बात है। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने अपने नाम के आगे राम क्यों नहीं लिख लिया, बड़ा राम सुंदर नाम था। तो उनका तो पुराना मैंने वो स्टैंड है, पुराना, कोई नया नहीं है, जो कोई उससे कुछ से प्रभावित अलग से होते जा रही है। मायावती जी के साथ रह करके उन्होंने लगातार इसी तरह का गेम खेला है, इसलिए उनका ट्रेंड बदल नहीं जाएगा। और जानते, अखिलेश भी जानते हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य जो बोलेंगे, तो जो बैकवर्ड है और पिछला उनके दर्द को उभारेंगे, उनके साथ सेंट्रलाइज होगा। और हमेशा से जो पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है और पूरी धारा रही है, वो हमेशा से रही है। आज भी ललई सिंह यादव को लोग आदर्श मानते हैं, आज भी पेरियार को जो आदर्श मानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को खारिज किया था। तो ये बहुत प्रभाव नहीं डालने वाला, उससे नुकसान होगा, उससे 2 वोट फायदा होगा आज की तारीख में। मुझे लग रहा है
कि जिस तरह से सामाजिक न्याय के लोग पहले तेज बोलते थे, वो धीमा बोलने लगे थे बीच में, उनका अपने में बदलाव ले आ लिए थे, इसलिए उनका नुकसान अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे। दूसरा चीज है कि पूरा ये द्वंद्ववाद है, अगर जो मार्क्स का सिद्धांत है, अगर जो जातियों में बिखराव होगा, जातियां इधर जाएंगी, तो धर्म के आधार पर भी बिखराव होता है, जो जिसको बीजेपी साधना चाहती है, वहां भी टूट फूट होती रहती है, वहां भी द्वंद्व काम करेगा वहां जाकर के। तो जिनको धर्म पर बहुत भरोसा था कि हमें कुछ मिल जाएगा, आज वो आर्थिक सवालों को लेकर जूझ रहे हैं। तो जितना ही धर्म का सवाल खड़ा होगा, आर्थिक सवाल भी तेजी से खड़ा होगा, इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, आज से जो 14 के बाद जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ रही थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी 2009 में 65 सीटें लेके आई थी, 2004 में 65 सीटें उनकी थी, 2009 में 63-61 सीटें उनकी थी। उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जो देश के कई राज्यों में और कई हिस्सों में बहुत प्रभावशाली लोग थे कम्युनिस्ट पार्टियां। और जो 1952 के चुनाव में विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया गया। तो इससे राजनीति नहीं बदल जाती है ना, बन कुछ देर के लिए लगता है कि वाकई इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबकी अपनी धारा है। सामाजिक न्याय की पूरी धारा इसी आधार पर है, जो उनका विरोध तमाम धर्म ग्रंथों को लेकर के और धार्मिक सवालों को लेकर रहा है। आज वहां पर फिर वहीं जा रहे हैं, सब लोग वहीं वापस जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को भी अपने लोगों के लिए, मजदूरों के सवाल को और किसानों के सवाल को तेज करना होगा, जेल जाना होगा, लड़ना होगा, नहीं तो टुकड़े टुकड़े गिरेंगे, जो थप्पा लग जाएगा। और पूर्वांचल में की यूनिवर्सिटी में बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ जो आजादी के आंदोलन का सेंटर रहा है, काशी विद्यापीठ जो है आजादी के आंदोलन का सेंटर रहा हो, उस काशी विद्यापीठ में कहा जाए कि अरबन नक्सल एंट्री कर गए हैं, तो वो जो आंदोलन के लोग कौन थे? क्या आरएसएस के लोग थे क्या? कम्युनिस्ट लड़ेंगे कैसे जब उनका तो संगठन ही लगभग खत्म के बराबर हो चुका है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि संगठन का आज के तारीख में सबसे मजबूत किसी का संगठन है जी, तो कम्युनिस्ट पार्टियों का है। संगठन कमजोर नहीं है, आरएसएस का संगठन बढ़ नहीं गया है कि 14 में उनका संगठन बढ़ गया। आप देखिए पूरे देवरिया, गोरख, बलिया, पूर्वांचल में कितने आरएसएस के लोग बढ़ गए, कारपोरेट इनके साथ खड़ा हो गया। हमें इसका इतिहास नहीं भूलना चाहिए, 2014 का इतिहास और 2012 का इतिहास, जब टाटा कहते हैं कि मोदी हमारे विकास पुरुष हैं, और तालकटोरा स्टेडियम में फिक्की के लोग मोदी को ले आकर के अडानी के, और उस समय अडानी के हेलीकॉप्टर से आते हैं वो भी 2013 में, कहते हैं कि मोदी हमारे विकास पुरुष हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। तो कारपोरेट की उस ताकत को, उस खेल को समझना जरूरी है। इसलिए हमारा किसान एडवांस है और मजदूर भी एडवांस है। जब किसान आंदोलन चला रहा होता है तो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, हमारी लड़ाई अडानी अंबानी से है, और राहुल गांधी कह रहे अडानी अंबानी लड़ाई है। यानी हमने अभी संकेत दिया कि यदि अमेरिका की सरकार को रूस की सरकार, रूस जो प्रभावित कर सकता है, तो भारत को अमेरिका प्रभावित कर रहा था, और मोदी को अमेरिका ने मोदी को सरकार बनवाया था। यहाँ पर ये देखना चाहिए जाकर के दुनिया की ताकतों को। लगता है कि भारत जैसे देश में जो विकासशील देश है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का दोहन कैसे हो सकता है? कौन सी सरकार मुफीद मेरे लिए है? तो मोदी के पीछे वो ताकत खड़ी है। तो मोदी तो मोहरे हैं, मैंने लिखा भी इस वक्त लगातार, मैं कह भी रहा हूं कि मोदी तो मोहरे हैं, लेकिन कारपोरेट सेक्टर के अंदर जो बड़ी ताकत उभर के आई, अभी ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई, वो 3-4 पूंजीपतियों के पास जो पैसा चला गया, देश की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थिति खराब हो गई, 23 करोड़ बच्चे बेरोजगार हो गए। तो वहां भी एक अंतर्द्वंद काम कर रहा है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तो देश के बुद्धिजीवी या दुनिया के बुद्धिजीवी जो भारत से बाहर हैं, वो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। अगर जो अर्थशास्त्री रघुराम राजन यात्रा में आ रहे हैं, तो दुनिया के बारे में, दुनिया को यह समझ में आने लगा है कि नहीं, भारत की स्थिति खराब है, तब अर्थशास्त्री लोग, तो वहां भी एक लड़ाई है। इस पूरी लड़ाई को देखते हुए मोदी की बेचैनी असली यहां पर है कि क्या हम जो है, हमारा जो खुलासा होगा, 50,000 करोड़ गुजरात में निवेश, चुनाव में निवेश हुआ, कारपोरेट चुनाव लड़ा,
हिमाचल के हार की चर्चा नहीं की जाएगी कि गुजरात मॉडल ढहा जाएगा। इस सारे चीजों को देखना जरूरी है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन कारपोरेट मीडिया मोदी को कहती है कि बहुत मजबूत है। संगठन बड़ा मजबूत होता है अगर भाजपा का, तो भाजपा 1925 से आरएसएस तो 1900 जनसंघ, और भाजपा देखिए 80 में देखिए 2 MP आए थे, कहां चले गए थे इनके 2 MP आए थे, कहां थे ये जो है 1992 में 91 में। सवाल संगठन नहीं मजबूत है, ये कारपोरेट कह रहा है कि मजबूत है मोदी। ये असली बात है। कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन सबसे मजबूत है। बंगाल ले लीजिए, बिहार बिहार में कुछ नहीं था तो 18 सीटें जीती कम्युनिस्ट पार्टियां, जीती नहीं जीती। कार्यकारिणी में खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया में कहीं भी संकट आ रहा है तो वहां के लोग जो है वो अब देश में प्रधानमंत्री की तरफ देख नहीं रहे नहीं हैं, मोदी की तरफ नहीं, देख रहे योगी ये हैं, जान रहे समस्या हैं को कि सॉल्व मोदी करने को की कोशिश। बोलना पड़ेगा तभी उनकी सरकार रहेगी। योगी के नाम पर 10 वोट नहीं मिल सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कितना वो कैसा चेहरा इनका है मुझे मालूम है। तो कारपोरेट निवेश किया है, कौन लोग निवेश करने आ रहे हैं? ब्रेकिंग जीरो ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कौन से लोग आए थे? गुजराती लोग निवेश करने आए थे। देवरिया का जो मिल है, गौरी बाजार की मिल, गुजरात का व्यापारी सब मोदी करके है, राकेश मोदी या नरेंद्र मोदी। वो बंगाल में कारोबार करता है, देवरिया की मिल खरीदता है आकर के। तो जोगी जी जो है सारे गुजरातियों को जो संपत्ति बेच रहे हैं और उसी के नाम पर विकास का सपना दिखा रहे हैं, तो किसका नाम लेंगे? क्योंकि वो 2 रुपया जो आएगा यहाँ पर वो मोदी के लोग आ रहे हैं। बनारस का कॉरिडोर किसने बनाया? बनारस कौन बनाया कॉरिडोर? सड़कें कौन बना रहे हैं? एक्सप्रेसवे कौन बना रहे हैं? वो जो कारपोरेट गुजरात के हैं, इनसे उनको उम्मीद है। इनको इनको लुटवाना है, जो कहना पड़ेगा इनको। इनकी मजबूरी है कहे। अब दुनिया में कौन पूछता है इनको? भारत की जो गोदी मीडिया न चिल्लाए तो दुनिया की कौन सी मीडिया का सबूत दे सकते हैं कि G20 की बैठक में ऑफिशियल जो है प्रेस नोट में नाम नहीं गया इनका, है कि नहीं है? तो यहाँ के लोग भले चिल्लाए, जर्मनी में यहाँ के प्रेस घुस नहीं पाए, है कि नहीं है? तो ये लोग यहाँ चिल्ला लें। इनका जो चिल्ला रहे हैं ना देश की जो कारपोरेट मीडिया, इनका दुनिया में 150वां स्थान 180 में मीडिया के लेवल पर। तो यहाँ चिल्ला सकते हैं। अडानी जैसे लोगों को पहली बार हुआ है, आत्मजीत जी और ब्रजेश जी बताएंगे, पहली बार हुआ है देश में कि कारपोरेट जो है आकर चैनलों पर बयान दे रहा है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि मोदी के बस का बचाना नहीं है। कारपोरेट को उतारे हैं कि आप बोलो, आप बचाव करो मेरा। ये साफ दिखता है कौन लड़ रहा है, संकट में कौन है। और देश की वित्तीय पूंजी का संकट खड़ा हुआ है। ये संकट सबसे बड़ा है। मोदी की बेचैनी यहां पर है। कार्यकारिणी की मीटिंग में 700 मीटर जो है वो 700 मीटर जो है वो रोड शो करते हैं। किसको दिखा रहे थे? देश का प्रधानमंत्री 700 मीटर रोड शो अब कार्यकारिणी की बैठक में जा रहा है। दिखा किसको रहा है? वो दिखा रहे हैं अपने पार्टी के अंदर जो गडकरी का संकट है, जो राजनाथ सिंह का संकट है, जो अमित शाह का संकट है, जो तमाम लोगों का संकट है, उनको दिखा रहे हैं कि भाई मैं ताकतवर हूं, जनता मेरे साथ है, आपको मेरे नाम जपना होगा। तो जोगी को भी जपना होगा जी। जोगी अपने नाम चुनाव लड़ रहे। आखिर मोदी जी, हिमाचल में भी तो सरकार थी उनकी, और सब जगह रिकॉर्ड टूटे तो हिमाचल में टूटना चाहिए था, नहीं तोड़ पाए। 11 रैली हिमाचल जैसे प्रदेश में किया तो उनका प्रभाव खत्म हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि 2014 के बाद देश के अंदर राज्यों में कितना चुनाव लड़े हैं। इनका संगठन बड़ा मजबूत है। तो मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, गोवा हारे, बंबई हारे, उत्तरांचल हार गए, पंजाब हार गए, दिल्ली हार गए, हरियाणा में बराबर बराबर रही, झारखंड हार गए। ये सारे राज्यों में चुनाव लगातार हारे, और उसके बाद भी कारपोरेट मीडिया के लिए मोदी बड़े ताकतवर हैं। वो लोग जो इनके नाम पर नहीं जीत पाए, बिहार में क्या पोजीशन इनकी हुई? नीतीश ना होते तो कैसे सीट पाते? और नीतीश और लालू जी के गठबंधन से जो सरकार बनी थी उसका अपहरण किया इन्होंने ईडी का डर दिखा करके। ये सारे जो खेल चल रहे हैं, इस खेल को समझना जाकर देखना जरूर। जब 2023 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं और लगातार पूरे देश में गठबंधन की बात हो रही है, ऐसे में यूपी में कौन सा गठबंधन जो है
ऐसा हो जो भाजपा को रोकने में प्रभावी हो पाएगा, जिसकी संभावना भी दिख रही है? कारण पहले भी हम देख चुके हैं, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो विधानसभा का, 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, गठबंधन हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ पाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो कौन सा गठबंधन है जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, जो प्रभावी भी हो पाए? 2004 के चुनाव में बीजेपी को 9 सीट मिली थी, कांग्रेस को 10 सीट मिली थी। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 9 सीट मिली या 10 सीट मिली और कांग्रेस को 25 सीट मिली। न कोई संगठन बढ़ गया था, न कोई वोट बढ़ गया था, कोई समझौता नहीं हुआ था, सपा बसपा समझौता भी नहीं हुआ। आज के तारीख में वही हाल यहाँ हो गया है। जो स्थिति 2004 और 2009 में भाजपा की थी, वो स्थिति कांग्रेस की थी। 2 सीट कांग्रेस पाई थी 2009 में, 2014 में और 22 में, 19 में भी 1 सीट मिला उसको। स्थिति बदल गई है। अगर जो मायावती जी चुनाव मैदान में मजबूती से नहीं आती तो दलित वोट जो है कांग्रेस का परंपरागत वोट है, वो जाएगा कांग्रेस के साथ। और मुस्लिम वोट जो है अखिलेश मजबूती से नहीं लड़ते हैं तो उनको उनसे उम्मीद नहीं होगी, तो मुस्लिम वोटर कांग्रेस साथ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने यात्रा के साथ चल करके और राहुल गांधी से बातचीत करके ये बता दिया कि समझौते हमारे होंगे उनके साथ, इसमें दो राय नहीं है। तो पश्चिमी यूपी में समझौते होंगे तो अखिलेश का जो जयंत का समझौता है, दोनों समझौते किए हैं, अखिलेश जी को भी जाना होगा कांग्रेस के साथ समझौते करने के लिए। और नहीं तो राजनीति में जो अपने हिसाब से या राजनीति को देखकर नहीं सोचता है, उसका दशा तो मायावती जैसे होता ही है। क्योंकि राजनीति को तो आगे बढ़ के देखना होता है, संभावनाओं को देखना होता है, और राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है, द्वंद्व काम करता है यहाँ पर, तो सब चीज बदलेगी, तेजी से बदलेगी। क्योंकि वो मुसलमान वोटर को नहीं रखवारी कर पाएंगे, यादव को नहीं कर पाएंगे, तो महंगाई लूट चल रही है, और जो दमन हो रहा है सत्ता का, बुलडोजर संस्कृति जो आई हुई है, उससे कोई बचेगा नहीं। तो जनता अपने संरक्षण के लिए जो लीड करेगा उससे तो चली जाएगी। वोटों का आधार तो बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। जैसे 2009 में 9 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी वो 70 सीट पा जाती है, 72 सीट पा जाती है जाकर के वो 2014 के चुनाव में। क्या वो कार्यकर्ता बढ़ गए, क्या उनके वोटर बढ़ गए? वोटर नहीं बढ़ गए, जनता चली गई। जनता को लगा कि लीडर आ रहा है। उसी तरह से अगर जो ये लोग थोड़ी भी लापरवाही करेंगे और थोड़ी भी कंजूसी करेंगे, दिमाग से राजनीति में कंजूसी करेंगे, तो लीडरशिप उनको दिखाई दे रहा है। अभी तो जो साउथ से जो नॉर्थ की यात्रा थी, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर, और जब पश्चिम से और परशुराम कुंड जाएगी, मैंने मेघालय वहां अरुणाचल जाएगी, जब यात्रा जाएगी तो चीजें और बदलेगी। इन लोगों को जाना ही होगा। और नीतीश जी ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस के बिना, भाकपा के बिना, माले के बिना देश में कोई फ्रंट नहीं बन सकता है। और कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, फर्स्ट फ्रंट ही होगा। और केसीआर के साथ बैठक के बाद नीतीश जी की टिप्पणी को मैंने देखा, उन्होंने कहा बुलाते तभी मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं थर्ड फ्रंट के पक्ष में नहीं हूं। मैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ एक फर्स्ट फ्रंट बनाने की पहल कर रहा हूं, और वो पहल होगी और आगे बढ़ेगी। तो सबको आना होगा इस साथ में। अभी बहुत समय, 12-13 महीना समय है। बहुत लोग डर रहे होंगे कि पहले ईडी में आ जाए, बहुत लोग डर लगता है, एजेंसियां काम कर रही है उनके खिलाफ। तो जब 6 महीना और रह जाएगा तो सबकी तेजी बढ़ेगी, और उतना ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव बढ़ेगा। जैसे कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी बंधु ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, अलग सरकार, अलग पार्टी बना लिया। त्रिपुरा में भी एक टीम चली गई, और जो त्रिपुरा में जो गठबंधन हुआ, अभी हमारे अभिजीत जी ने कहा है बात को कि मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने समझौता किया वहां पर। बंगाल में भी समझौते होंगे, झारखंड में जिससे समझौता हुआ है, ये समझौते सभी राज्यों में होंगे। और कांग्रेस के बिना कोई थर्ड फ्रंट, कोई फ्रंट नहीं हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अभी अमर्त्य सेन जी का बयान आया था, अमर्त्य सेन का बयान आया कि देश में बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अंदर झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये झगड़ा नया नहीं है, हमेशा रहा है। लेकिन वही जो है एक बड़ा फ्रंट पर जो मुकाबले की स्थिति में आएगी। तो स्पष्ट बयान भी आया अमर्त्य सेन का। तो जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, परिस्थितियों को समझने लगे और बात कहने लगे हैं, उसको समझने की जरूरत हमको पड़ती है। और राजनीति में जो आगे बढ़ के एफर्ट करता है वही लीडर होता है। अखिलेश को एफर्ट करना चाहिए, और सबसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए
कि जा करके जो चीजें बदल रही हैं और जो जो सत्ता का दमन है वो बिना समझौते के रुकेगा नहीं, तो समझौता करना चाहिए और करेंगे। राजनीतिक है तो करना पड़ेगा और करेंगे जी।